वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर इतना हल्का है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको इतना क्लियर और इतना अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आपको इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने इससे पहले भी और सारे चैप्टर पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने आई बटन पे और वीडियो के लास्ट में भी दे दिया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आव्यूह। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आव्यूह, सबसे पहले आव्यूह कहते किसको है। जरा दोस्तों हम लोग थोड़ी सी 12वीं क्लास या 11वीं क्लास दोनों में जा सकते हैं। पहला जो चैप्टर था समुच्चय के बारे में, वहां पे आप लोग जरूर पढ़े थे समुच्चय के बारे में। तो वहां पर दोस्तों क्या होता था कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम लोग वहां पे एलिमेंट कहते थे, या तो अवयव कहते थे या तो तत्व कहते थे। तो यही सेम चीज दोस्तों, यही तीनों चीज जो है हम लोग मैट्रिक्स में भी संख्या को बोलेंगे। दूसरी चीज क्या था कि वहां पे समुच्चय को, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते थे हम लोग, मझली ब्रैकेट में, यहाँ पे मिडिल कोष्ठ में क्या करते थे हम लोग, संख्या को रखते थे। ऐसे करके मिडिल कोष्ठ में संख्या को रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी भी संख्या को जो हम लोग मिडिल कोष्ठ में नहीं रखेंगे, उसको हम लोग बड़ी कोष्ठ में रखेंगे। इस तरह से बड़ी कोष्ठ में रखेंगे। दोस्तों ध्यान से रहे दोस्तों कि समुच्चय में हम लोग मिडिल कोष्ठ में रखते थे किसी भी संख्या को, यहाँ पे हम लोग आव्यूह में रखेंगे बड़ी कोष्ठ में। और यहाँ पे इसके अंदर जितने भी संख्या होंगे उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे, अवयव कहेंगे या तत्व कहेंगे, जो भी कह सकते हैं, वो अपना मर्जी है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे समझना यह है कि जितनी भी संख्या होते हैं उस संख्या का संग्रह जो हम लोग बड़ी ब्रैकेट में करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। इस चीज को जरा ध्यान रखें कि जितने भी नंबर है, चाहे जो भी नंबर हो, या ABCD हो या 1 2 3 4 हो, जितने भी नंबर, उस नंबर का जो संग्रह जो है हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो उसी चीज को, पूरे को हम लोग बोलते हैं आव्यूह। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, जैसे ही बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो ये पूरा कहलाएगा आव्यूह। इस तरह समझना है। जैसे अगर ये खुला है 2, 3, 5, 6 ऐसे खुला है तो इसको हम आव्यूह नहीं कहेंगे, इसे कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो यही दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह। इसी को आव्यूह बोलते हैं। और इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी होते हैं, इस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, या तो तत्व बोलते हैं या फिर अवयव बोलते हैं। जो मर्जी हो बोलने का वो आप बोल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है। आप तो पता चल गया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये मैट्रिक्स है। अब तो यहाँ पे सवाल ये रहा कि इस मैट्रिक्स में जो है, ध्यान से देखना दोस्तों कि इस तरह से जो लाइन दिया हुआ है, इस तरह से लाइन, इस तरह से लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इस तरह से क्षैतिज जो लाइन जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। दोस्तों ये जो क्षैतिज लाइन है, इस तरह से देखना, इस तरह से इस लाइन को बोलते हैं हम लोग पंक्ति। तो यहाँ पे भी इस तरह से लाइन देखो बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरह सीधा लाइन बन रहा है तो इसे भी हम लोग बोलेंगे पंक्ति। ध्यान से वीडियो को देखना। और इसी तरह से अगर हम लोग ऊपर से ऐसे चलेंगे, ऐसे सीधा चलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। इसको स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे सीधा चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी सीधा चल सकते हैं। यानी इस तरह से रहेगा कोई भी नंबर तो उसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे, इस तरह से रहेगा तो पंक्ति बोलेंगे, और इस तरह से रहेगा सीधा खड़ा रहेगा, इसे पेन की तरह सीधा ऐसे खड़ा रहेगा तो इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। अब इसको यहाँ पे सवाल ये रहा कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, जैसे ध्यान से देखिए कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रॉ। ध्यान रहे दोस्तों, इंग्लिश में पंक्ति को बोलते हैं हम लोग रॉ, और स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, COLUMN। इसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को हम लोग रो बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग पंक्ति को रो बोलेंगे और स्तंभ को हम लोग यहाँ पे कॉलम बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस चीज को आप फिर समझ लें। देखिए यहाँ पे देखिए जरा कितना ध्यान से है। ये हो गया आपका पहला रो, ये हो गया आपका पहला रो, और ये हो गया आपका ये दूसरा रो। और इस तरह से अगर बोले तो इस तरह से देखने के लिए, तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉलम, और ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। तो ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना रो है। यहाँ पे है 2 रो, तो यहाँ पे 2 इसे इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। और ये कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 1 2 3 कॉलम है। तो इस कॉलम को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिए पहले हम लोग यहाँ पे रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कितना होगा। 2 यहाँ पे है 6 7 9
यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये कितना इसमें रो है और कितना कॉलम है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो यहाँ पे 2 रो है। और कॉलम को देखिए, कॉलम को बोले से सीधा लेने के लिए, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ये 2 कॉलम हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ना है 2 गुना 2, इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पे पढ़ना है 2/2 मैट्रिक्स, इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है आपको। 2/2 पढ़ना है, क्रॉस नहीं पढ़ना है, ना गुना पढ़ना है ना क्रॉस पढ़ना है, आपको पढ़ना है 2/2 का मैट्रिक्स ये है। जैसे यहाँ पे था 2 रो था और 3 कॉलम था, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2/3 का ये मैट्रिक्स है। इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ये आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह होता कैसे, इसमें क्या होता है, रो कितना होता है, पंक्ति कितना होता है, उस रो और पंक्ति में अवयव कितने होते हैं, ये चीज समझ गए। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये रहा कि आव्यूह को हम लोग सूचित किससे करेंगे। तो दोस्तों बता दो कि आव्यूह को सूचित करने के लिए आप किसी भी अल्फाबेट लेटर से सूचित कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि अल्फाबेट लेटर में सब जो अक्षर होने चाहिए वो बड़ी होने चाहिए, जैसे A B C D, इस तरह से, यानी ABCD से जेड तक लेकर के किसी भी अक्षर से जो है आप आव्यूह को सूचित कर सकते हैं, वो भी बड़ी अक्षर से। ध्यान रहे बड़ी अक्षर से सूचित कर सकते हैं आव्यूह को। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि आव्यूह की कोटि, या ये आव्यूह की कोटि होता क्या, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने बताया था कुछ एग्जांपल लेकर के, अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, या आप यहाँ पे बताना कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे बता दो कि ये जो पहला है, ये पहला संख्या जो देख रहा है ये है रो की संख्या, और ये जो देख रहा है ये है कॉलम की संख्या। समझना जरा ध्यान से। इस रो को हम लोग यहाँ पे जैसे कोटि निकालेंगे, तो इस रो को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे m, और इस कॉलम को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे n। समझना जरा ध्यान से। और जैसे ही बोलेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो यहाँ पे आव्यूह की कोटि बराबर जो सूत्र हो जाता है दोस्तों, आव्यूह की कोटि बराबर सूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या। या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हैं m गुना n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे 2 रो है तो लिख देंगे 2 गुना कॉलम कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से आव्यूह की कोटि बराबर हो गया 2/2। यहाँ पे 2/2 पढ़ना, 2 गुना 2 नहीं पढ़ना, 2/2 पढ़ना है। इस तरह से अगर कोई भी संख्या रहेगा उसकी बोलेगा कोटि निकालने के लिए, तो आप इस तरह से कोटि निकाल सकते हैं। पहले ये देखिए ना रहेगा आपको कि कितना बाय कितना का ये मैट्रिक्स है। चलिए एक स्टेप में और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे बोलेगा कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बोलेगा। अगर दोस्तों अवयव की संख्या बोलेगा तो उसका भी सूत्र जो है यही होता है कि रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, ये होता है। या फिर आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि m गुना n, जैसे कि अभी हमने समझाया था कि रो को m बोलते हैं, कॉलम को n बोलते हैं, तो m गुना n भी लिख सकते हैं। जैसे बोलेगा कि अवयव की संख्या, तो देख लीजिए कि आप यहाँ पे रो कितना है, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है यहाँ पे 4। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में टोटल 4 अवयव है, देख सकते हैं 1 2 3 4 अवयव है, देख सकते हैं। इस तरह से अगर कोटि बोलेगा तो आपको इसी सूत्र का इस्तेमाल करके कोटि को यहीं तक छोड़ देना है। लेकिन अगर बोलेगा अवयव की संख्या तो आपको यहाँ पे पूरा करके ही छोड़ना है। आप दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है, और इस मैट्रिक्स में आप ये बताएं कि ये कितना है कितना का मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं कि ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, तो ये हो गया 3 रो हो गया। कॉलम को भी देख सकते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, यानी ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब हम दोस्तों एक स्टेप में थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ूं तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ये पहला रो, तो यहाँ पे पहला रो को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1। ये हो गया दूसरा रो, तो दूसरा रो को लिखते हैं हम लोग R2। तीसरा रो है तो तीसरा रो को लिखते हैं हम लोग R3। ये हो गया पहला कॉलम, तो इसे लिखेंगे C1, ये से लिखेंगे हम लोग C2, और इसे लिखेंगे हम लोग C3। ध्यान से देखना दोस्तों, कॉलम को हम लोग C से लिखते हैं और रो को हम लोग R से लिखते हैं, क्योंकि रो का पहला लेटर R है, कॉलम का पहला लेटर यहाँ पे C है। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये कहूं कि इस चीज को जो है हम लोग A के फॉर्म में लिख के दिखाना है, समझना जरा ध्यान से दोस्तों। ये हो गया आपका पहला रो, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहला रो, लिख दिए यहाँ पे पहला रो। तो पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको कि जितना भी इसमें रो है, जितना भी कॉलम है, उसे आप ए में बदल दें। ये चलिए बदल देते हैं यहाँ पे, इस तरह से है, सबको हम लोग ए मान लिए। बात को समझना, ए मान लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि आपका मर्जी है कि कोई जरूरी नहीं कि हम ए माने हैं, आपका मर्जी है बी सी, जो भी मर्जी है मानने का वो मान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि ये आपका हो गया ये पहला रो, समझना जरा ध्यान से। ये आप क्या कौन सा रो है, पहला रो है। तो यहाँ पे हम लोग पहला रो को हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1 लिख दिए।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो आपका ये देख रहा है नहीं, ये इसको बोलते हैं हम लोग पहला कॉलम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आगे ये आपका हो गया पहला कॉलम, तो यहाँ पे हो गया पहला कॉलम ये। इसमें चलेंगे जिसे तो ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये इसमें चलेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यानी ये पहला जो संख्या है वो रो की संख्या है और दूसरा जो संख्या है वो कॉलम की संख्या है। ध्यान रहे इस चीज का। चलिए सो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अब दूसरा रो में चलते हैं। तो ये दूसरा रो है तो यहाँ पे लिख दीजिए सब जगह 2 2 लिख दिए। अब फिर इससे में चलना है। ये देखिए पहला रो है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दूसरा रो है, कॉलम है सॉरी, तो ये लिख दीजिए दूसरा कॉलम। ये पे देखिए तीसरा कॉलम है तो तीसरा कॉलम। इस तरह से आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अभी इसमें चलेंगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 होगा और रो चलेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे 3 होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे है कि ये जो देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि हम लोग इसी में से किसी एक को संख्या को उठा लेते हैं, जैसे A11 को उठा लेते हैं। A11 को उठा लिए और इस A11 को जो है एक पहला अक्षर जो है रो की संख्या कहलाता है और दूसरा जो है कॉलम की संख्या कहलाता है। यहाँ पे जरा समझना जरा ध्यान से दोस्तों। अब इस रो की संख्या को यहाँ पे हम लोग पहले आव्यूह कोटि निकालते थे MN मानते थे, लेकिन इस चीज के कंडीशन में हम लोग रो को I मानेंगे और कॉलम को जो है उसको J मानेंगे। समझना जरा ध्यान से। रो को I मानेंगे और कॉलम को हम लोग यहाँ पे J मानेंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजिली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दूसरा उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे उठा लिए हम लोग यहाँ पे A12 उठा लिए, ये वाला उठा लिए है अभी। तो इसमें क्या देखना है आपको, इसमें बताना है आपको कि ये I बराबर, इसमें I बराबर कितना है, इसमें बताना है। इसमें I बराबर पहला जो होता है वो I होता है और इसमें J बराबर बताना है, J बराबर कितना है पे 2 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अब समझना है। और जैसे अभी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये चीज क्यों निकाला जाता है, तो आपको वहां पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसे आव्यूह यानी 2/2 का आव्यूह की रचना बोला करने के लिए जिसका अवयव जो है aij बराबर 1/2 I और 3j है। तो चलिए इसमें पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ है 2/2, तो इसे हम लोग सबसे पहले a में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/2 क्या होता था, यहाँ पे a लिख दीजिए, यहाँ पे a और ये यहाँ a है वो हो जाएगा। तो 2/2 में क्या होता था, ये पहला रो था तो यहाँ पे हम लोग 1 देते थे, 2 देते थे, यानी सॉरी 1 देते थे, यहाँ भी 1 देते थे, यहाँ भी 1 देते थे पहला रो के लिए। कॉलम के लिए यहाँ पे 1 देते थे और यहाँ पे 2 देते थे। दूसरा रो के लिए हम लोग यहाँ पे 2 देते थे, यहाँ पे भी 2 देते थे, लेकिन कॉलम के लिए यहाँ पे 1 देते थे, यहाँ पे 1 देते थे। और इसी चीज का मान जो है हम लोग इस सवाल में रखेंगे और इसे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। हमने पहले बताया कि इस पहला वाला मान को जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ A11, तो पहला वाला मान को लिखते हैं हम लोग I और दूसरा वाला मान को बोलते हैं हम लोग J। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सवाल है लिखा हुआ इसे आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए aij बराबर लिखा हुआ 1/2 इंटू I माइनस 3j। अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पहला उठाना है, उसके बाद दूसरा उठाना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से उठा करके सोल्यूशन करना है। यहाँ पे सबसे पहले चलिए कि हम यहाँ पे A11 उठाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 ये हो गया I का मान, ये 1 जो है वो J का मान हो गया। तो यही I और J का मान इसमें भी रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, तो यहाँ पे I का मान देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 रख दीजिए, घटा 3 है तो 3 इंटू I J का मान भी यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा 3 गुना 1 तो 3, और 3 में 1 घटेगा तो बचेगा -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऊपर में 2 बटन नीचे में 2, तो ये कट के हो गया -1। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अब लेना है A12 लेना है और इसी फॉर्मूला पर को बैठाना है, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं कि I का मान यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 रख दीजिए, और यहाँ पे 3 गुना J का मान यहाँ पे देखिए कितना है, तो J का मान यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 में अगर 1 घटेगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा -5, तो ये -5 यहाँ पे आकर के हो जाएगा -5 ऊपर और नीचे में हो जाएगा 2। फिर इसी तरह दोस्तों अगर लेंगे यहाँ पे अब लेंगे 2 1 लेंगे, 2 और 1 लेंगे, तो इसको इस पे रखना है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि I का जो मान है यहाँ पे पहला 2 है, घटा 3 यहाँ पे पहले से है, और J का मान यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो 3 1 3 और 3 में 2 घटेगा तो बनेगा -1, और -1 ऊपर में जाएगा तो -1/2, तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों -1/2। इसी तरह दोस्तों अब चौथा लेना है A22 लेना है। यहाँ पे दोस्तों 2 था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 लेना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 रखिए, यहाँ पे I जगह पे 2 घटा 3 गुना J की जगह पे भी रखना है आपको यहाँ पे 2। दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 3 दूनी 6, और 6 में 2 घटेगा तो बचेगा -4, और -4 जैसे ऊपर में जाएगा नीचे में 2 तो कट हो जाएगा -2। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सारा का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया है, और नया जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बनेगा, तो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे कि पहला क्या निकाले थे -1, तो -1 रख दीजिए, दूसरा क्या निकाले थे -5, तो -5/2 रख दीजिए, फिर तीसरा क्या निकाले थे 1/2, और चौथा जो था वो 2 था।
ध्यान है दोस्तों कि जो जिस स्थान का है उसको उसी स्थान पे रखना है, और ये आपका नया मैट्रिक्स बन गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे तो देख सकते हैं कि कभी कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां की संख्या क्या होगी। कोटियां पूछ रहा है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो आप 8 देख रहे हैं, इस 8 को आपको दो संख्या में, समझना जरा ध्यान से, दो संख्या में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 8 पूरे। ध्यान से सुनना दोस्तों, ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 8 पूरे। तो यहाँ पे 8 पूरा नहीं, क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला संख्या क्या होता है, 1 और दूसरा होता है यहाँ पे 8। अगर हम 1 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पे 8 पूर जाता है। दूसरा यहाँ क्या होगा कि 8 1, ये भी हो सकता है कि 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, 1 को 2,4, ये भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, 4,2, ये भी हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, और इसके अलावा तो कुछ दूसरा बन ही नहीं रहा है, देख सकते हैं आप, इसके अलावा तो कोई दूसरा बन ही नहीं रहा है जो कि गुना करने पर दो संख्या को 8 पूरे, इसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं बन रहा है। तो आपको इसी तरह से अवयव की जो कोटि बोलेगा निकालने के लिए, इसी तरह से कोटि निकालना है, और इस कोटि को निकालने के बाद आपको इस रूप में सजा देना। जैसे है यहाँ पे 1 8, तो इसको लिखना है 1/8, जिसे भाई बताए थे कि 1/2 1/3 इस तरह से पढ़ना है, 1/8। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 क्रॉस 1, इसे 8/1 पढ़ना है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2/4, यहाँ पे हो जाएगा 4/2। इस तरह से लिखना है दोस्तों, आपको इस तरह से लिख करके सजा देना है, और यही आपका आंसर हो गया। अगर जो भी संख्या यहाँ पर रहेगा इसके जगह पे इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें यही दो संख्या को ढूंढना है जिसको गुना करने के बाद ये संख्या पूरे। चलिए तो अब बात करते हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है आव्यूह का वो है स्तंभ आव्यूह, जिसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये समझना पड़ेगा कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, समझना जरा ध्यान से, एक कॉलम हो, उसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2 लिख लिए, 3 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीधा देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। यहाँ पे भी दूसरा देख सकते हैं, जैसे कि 2 ले लिए, यह भी एक प्रकार का कॉलम मैट्रिक्स ही हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 3 2, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ही को कॉलम है, तो ये भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो यानी जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से आपको समझना है दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ पंक्ति आव्यूह यानी रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स में भी इसका उल्टा समझना है, यहाँ पे एक कॉलम होता था तो यहाँ पे आपको समझना सिर्फ और सिर्फ एक रॉ, यानी जिस मैट्रिक्स में एक रॉ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 3 4, देखिए यहाँ पे एक रॉ है ना, जिस मैट्रिक्स में एक रॉ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह या तो रॉ मैट्रिक्स। देखिए ये भी आपका जो है पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें भी देखिए एक ही रॉ है। और अगर यहाँ पे देखिए दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे -1 हो गया, 2 हो गया, ये भी देखिए आपका एक ही इसमें रॉ है, तो ये भी आपका रॉ मैट्रिक्स ही हो गया। तो रॉ मैट्रिक्स समझ गए, इसमें सिर्फ एक ही रॉ होना चाहिए। अब बात तो दोस्तों करते हैं अगले मैट्रिक्स के बारे में। अगला जो मैट्रिक्स है तो वो है दोस्तों वर्ग आव्यूह। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग आव्यूह, वर्ग से ही पता चलता है कि इसमें जो है रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग में लिखते हैं, जैसे 2 4 5 6, देखिए यहाँ पे इसमें पहला रो दूसरा रो, यानी 2 रो हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 2 कॉलम भी हो गया। तो जिस मैट्रिक्स में रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। समझना बात को जरा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी बताइए कि ये भी वर्ग आव्यूह है कि नहीं। हमने जैसे पहले ही बताया कि जिस मैट्रिक्स में रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो, यानी 4 इसमें रो है। कॉलम भी देख लीजिए, पहला रो दूसरा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, तो यहाँ पे देखिए कॉलम की भी संख्या टोटल 4 है, यानी वर्ग की रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यानी इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है विकर्ण आव्यूह, जिसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, जैसे कि आपने पहले ही बताया था टाइप में। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ग आव्यूह। अब इसके बाद जो है विकर्ण आव्यूह को समझने के लिए आपको वर्ग आव्यूह को समझना पड़ेगा। जब तक वर्ग आव्यूह नहीं होगा तब तक विकर्ण आव्यूह उसमें नहीं बन सकता है।
और विकर्ण आव्यूह के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई वर्ग बनाते हैं और इसे कोना कोनी मिलाते हैं तो इसे विकर्ण कहते हैं, उसी तरह से इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/2 का मैट्रिक्स, तो हो जाएगा -1, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2, ये 0, ये 0। तो देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है और ये वर्ग मैट्रिक्स भी है। और इस वर्ग मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर मिलाएंगे, इसे कोना कोनी में देखिए तिरछा, इसी तरह से हम लोग विकर्ण मिलाते हैं ना। मान लीजिए कि ये कोई वर्ग है और इसका ऐसे हम कॉर्नर मिला दिए तो ये हो गया विकर्ण, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और इस विकर्ण में देख सकते हैं कि इस विकर्ण में सिर्फ जो संख्या है और इस संख्या को छोड़ के जो अलग जीरो है, इस तरह से अगर रहेगा तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग 3/3 कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिख लिए कि -1 ले लिए, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 0, फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे ले लिए 6। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें भी विकर्ण बना सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं ये विकर्ण बन गया। तो इस तरह से अगर रहेगा, ध्यान है दोस्तों कि इसमें डिफरेंट अक्षर होना चाहिए, एक जैसा अक्षर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे -1 है तो 2 है, यहाँ पे 6, ये नहीं कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो वो खराब गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कॉर्नर में रहेगा, इस कॉर्नर के अलावा बाकी कोई सब जीरो रहेगा। तो इसी तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। अगला है दोस्तों अदिश आव्यूह। इस आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले मैंने अभी बताया था विकर्ण आव्यूह, तो ये भी सेम ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग एक जैसा अक्षर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जैसा अक्षर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लिया हम लोग 2 0 0 2, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पे 2 एक जैसा अक्षर है, तो यानी ये हो गया आपका अदिश आव्यूह। इसी तरह से हम लोग लेंगे अगले, जैसे कि हम ले लिए √3 0 0 0, √3 0 0 0, √3 ले लिए। इस तरह से आव्यूह हम देख सकते हैं। आप इस तरह से कॉर्नर मिलाइए, इस तरह से अगर रहेगा जो भी मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह, यानी स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस मैट्रिक्स को जो है ध्यान रहे कि इसमें एक ही जैसा, यहाँ पे देखिए नंबर है, √3 है तो √3 ही है, 2 है तो 2 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग नंबर होना चाहिए। इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह। अब इसके अलावा हम समझते हैं तत्समक आव्यूह। तो दोस्तों यहाँ पे तत्समक आव्यूह जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आप ध्यान में रखें, इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, इस तत्समक आव्यूह जो है सेम इस तरह से ही है, जैसे अभी हमने पढ़ा था अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, जस्ट ऐसे ही है। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे हम लोग लिखे आइडेंटिटी, इसमें सब कुछ वही रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 1, सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे इसका 3/3 का लेते हैं हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से ले लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए विकर्ण आव्यूह की तरह क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक है तो ये हो जाएगा तत्समक आव्यूह, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वो हो जाएगा ये अदिश आव्यूह। अगर अलग अलग है इसमें संख्या तो हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। लेकिन तत्समक आव्यूह के लिए क्या समझना पड़ेगा आपको कि इस प्रकार के जो है मैट्रिक्स में सभी जगह एक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। ध्यान रहे, एक को छोड़ के बाकी कोई दूसरा आएगा तो वो तत्समक आव्यूह नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसी तरह से आव्यूह को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी आव्यूह। और इस आव्यूह को आप ध्यान से इसलिए रखें मन में, दिमाग में, कि क्योंकि इसी चीज का इस्तेमाल आगे के चैप्टर में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और आव्यूह बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य आव्यूह। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगला जो टाइप है वो है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है कि लिखा हुआ है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि शून्य आव्यूह, तो यानी इसमें जितना भी मैट्रिक्स होगा उसमें सारे में क्या होगा, जीरो होगा। 0 0 0 0, ये 2/2 का है, इसके लिए भी वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। जैसे 3/3 का लेते हैं तो देखिए 3/3 का ले लिए, ये भी एक शून्य आव्यूह। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ जीरो होगा उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो आपको समझना है वो है आव्यूह की समानता। अब इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होगा ताकि आपका सोल्यूशन जो है बहुत इजी हो जाएगा। चलिए तो इसको समझते हैं। इस आव्यूह की समानता से मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे दो, इसमें क्या होगा कि इसमें 2 या 3 मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, और यहाँ पे दूसरा जो मैट्रिक्स है यानी A बराबर यहाँ पे A लिखा हुआ है, B बराबर यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स जो है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर पूछेगा कि इसमें आव्यूह की समानता क्या है तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे पहला जो अक्षर होगा, समझना जरा ध्यान से, ये पहला अक्षर जो इसके बराबर होगा, ये दूसरा जो लेटर है वो इसके बराबर होगा, और ये जो तीसरा है वो इसके बराबर होगा, और ये जो चौथा है वो इसके बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समानता। जैसे यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं हम लोग A प्लस B, दूसरा ले लेते हैं B प्लस C, तीसरा ले लेते हैं B माइनस A, चौथा ले लेते हैं C माइनस A। समझना जरा ध्यान से, ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है
3 5 6 7। तो यहाँ पे बताइए कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया कि इस तरह का ये पहला मैट्रिक्स जो है, पहला रो जो है आपको ये पहला वाला की संख्या से मिलेगा 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और पूछेंगे इतना बराबर क्या होगा, b प्लस सी, तो इतना बराबर भी हो जाएगा यहाँ पे 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5। पूछेंगे इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर देख सकते हैं कि ये संख्या मिल रहा है और इतना बराबर ये संख्या मिल रहा है। इस तरह से आपको ये बराबर करना है और इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह की समानता। अगर ये चीज समझ गए तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम को लेकर के हम समझाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ अगला क्वेश्चन वो देख सकते हैं आप जरा ध्यान से। लिखा हुआ है कि यदि 2a प्लस बी, दूसरा दिया हुआ है कि a माइनस 2b, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे 5c माइनस d, और चौथा जो दिया हुआ है 4c प्लस 3d दिया हुआ है। ये पहला मैट्रिक्स है। इसी के साथ दूसरा जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है 4 माइनस 3 11 और 24 है। और इसमें बोल रहा है कि a b c और d का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो मान कैसे निकालते हैं हम, जैसे बताया था कि ये पहला जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो चलिए बराबर कर दीजिए, हो जाएगा 2a प्लस b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से हो गया। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि a माइनस 2b बराबर यहाँ पे है a माइनस 2b बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 3। जैसे दोस्तों इस दोनों समीकरण का आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा यहाँ पे 2। इस दोनों समीकरण का जैसे सोल्यूशन करेंगे तो a का मान a आ जाएगा, b का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ये समीकरण है 10वीं क्लास में आप बनाए ही होंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5c माइनस डी बराबर यहाँ पे 5c माइनस डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11। चौथा जो है वो है 4c प्लस 3d बराबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 24। तो इस दोनों समीकरण को जैसे ही आप हल करेंगे तो यहाँ पे c बराबर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे 3 और d बराबर निकल के आएगा यहाँ पे 4। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि a b c का मान आ गया और यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सवाल को भी बनाना है और इस कैटेगरी के सवाल आपको अवश्य ही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम में भी होते हैं। दोस्तों आज की लेक्चर में जो है यहीं पे, तो दोस्तों आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल बता दिया है अच्छी तरह से। उसे आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।